जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको साइंस यानी कि विज्ञान के चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक इस टॉपिक को पढ़ाते हुए इसके एमसीक्यू को मैं कराने जा रहा हूं। तो आपको पता है कि जो श्रेष्ठा का एग्ज़ाम है वो 18 जून को है और प्रधानमंत्री यशस्वी का फॉर्म बच्चों पिछले लास्ट ईयर अगस्त में आया था और सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, तो ये मान के चलिए जैसे श्रेष्ठा का भी फॉर्म आया और 1 महीने के अंदर ही देखिए इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप तैयारी जारी रखिए, कभी भी फॉर्म आ सकता है। कई बच्चे अब एनटीएससी को लेके सवाल पूछने लगे हैं कि सब फॉर्म कब आएगा। बच्चों, ये कंफर्म देखिए न्यूज़पेपर की कवरिंग है, तो ऐसा नहीं कि ये परीक्षा तो ये कंफर्म है, चेंज के साथ आ रही है, बदलाव के साथ आ रही है, तो जल्दी मत कीजिए। हो सकता है कुछ क्लास 10th के लिए हो जाए, हो सकता है 8th के लिए रहे। तो जो बच्चे इस समय 8th में पढ़ रहे हैं वो दे पाएंगे, जो 10th में पढ़ रहे हैं वो दे पाएंगे अगर ऐसा आता है तब। तो वेट कीजिए, फॉर्म आने का इंतजार कीजिए। जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कोई भी किताब अभी मत खरीदिएगा, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़िए, उसी टॉपिक से आने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आपको बुक किसी वजह से ये नहीं मिल पा रही है तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आइए चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। ये होते क्या, ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, मतलब मैन मेड फाइबर भी कहलाते हैं। तो इसमें नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, टेरिलिन हो गया, रेयन हो गया आदि। तो कुछ तो चीज़ें देखिए वुड से, लकड़ियों से बनाई जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं क्रूड ऑयल के जरिए बनाई जाती हैं। अब देखिए प्लास्टिक हो गया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एथिलीन एसिटिलीन के उच्च अणुभार वाले बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें देखिए बेकलाइट हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी वगैरह हो गया। अब इसी में देखिए थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस दोनों का अंतर समझ के चलिएगा, जरूरी है। यह प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर हो जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। मतलब कि आपने जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल हो गई, ये सब वगैरह फेंक दिया, पॉलीथीन हो गया, उससे वापस से पिघला के पॉलीथीन बनाया जा सकता है। मतलब इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें पुनः चक्रण करके कई बार प्रयोग किया जाता है। इसलिए देखते हैं जो कूड़ा बिनने वाले आते हैं, वो सवाल आ सकता है कि कूड़ा बिनने वाले किस तरह के प्लास्टिक को बिनते हैं। तो ये तो अलग सवाल है, लेकिन आप इसे समझ जाइए तो ऐसे ही क्वेश्चन बदल के बच्चों आ सकते हैं। तो इसमें पॉलीथीन, पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म जैसा यहाँ लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बच्चों, यह प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर व खुरदरे हो जाते हैं, जो पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं। अतः इनका पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है आपका बेकलाइट। बेकलाइट ऐसे समझिए जो कुकर का हैंडल है या स्विच वगैरह जो काले वाले होते हैं, अगर आप उसको एक बार बना लिए तो उसको वापस स्विच को पिघलाकर या हैंडल को पिघलाकर दूसरा मटेरियल नहीं बना सकते हैं। ये जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु क्रिया यानी बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं हिंदी में। और जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। इसमें प्लास्टिक मटेरियल हो गया, प्लास्टिक भी गलता है लेकिन 500 साल लगते हैं उसको, तो काफ़ी लंबा समय लगा। अब देखिए इससे ये दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है। पॉलीथीन का थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि। एक्रिलिक का कार व ट्रकों की खिड़कियों में। आता है सवाल कई बार कि कार और ट्रकों की खिड़कियों में किस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखिएगा एक्रिलिक, ठीक है। फिर रस्सी, नायलॉन, रेसे, मजबूत पाइप, ये पॉलीप्रोपिलीन से बनती हैं। पैकेजिंग में, खिलौने, संचयन सेल के केस बनाने में ये स्टायरॉन का दूसरा नाम थर्माकोल भी है, तो इसका इस्तेमाल होता है। बर्तन बनाने में मेलामाइन का और भी चीज़ों में, टाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, जो ज़मीन में टाइल्स लगाई जाती हैं। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन आदि बेकलाइट से बनते हैं। और नॉन स्टिक बर्तन या उष्मारोधी परत चढ़ाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन के काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, तो इसको समझ के चलिए। ये टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म है का पॉलीमर है। तो इसी के कई यूनिट्स, ऐसे टेट्राफ्लोरोएथिलीन के कई यूनिट्स जब साथ में मिलते हैं तो आपका टेफ्लॉन का निर्माण होता है, ठीक है। इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है, मतलब ये जल्दी गलता ही नहीं है, ठीक है।
इस पर तेल व जल नहीं चिपकता है। इसका प्रयोग वस्तुओं बर्तनों पर परत चढ़ाने या नॉन स्टिक के रूप में किया जाता है। नॉन स्टिक के बर्तन देखे होंगे आप, बिना जले पका देता है अच्छे से। कांच, धातुओं के सिलिकेटों का विलयन जो है मिश्रण है, कांच कहलाता है। कांच गर्म करने पर नरम हो जाता है, द्रव में बदलकर बहने लगता है, अतः कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। साधारण या मृदु कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। किससे मिला के बनाया जाता है, इसको याद कर लीजिए। इनका प्रयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच की बात है, यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ जहाँ आपका देखिए मुलायम कांच, फिर से याद रखिएगा, यह सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है। तो यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम हो गया और वहाँ पे क्या हो गया, मुलायम में सोडियम हो गया, उसका कार्बोनेट हो गया। तो चूना पत्थर के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। अब देखिए फ्लिंट या प्राकाशीय कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। तो आ सकता है कि लेंस किससे बनाए जाते हैं, तो वो फ्लिंट ग्लास होता है या प्रकाशीय कांच होता है। धूप के चश्मों में फोटोक्रोमेटिक कांच के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। तो कई बार देखिए आपने देखे होंगे चश्मा जो है धूप में कई बार वो अपने आप से काले हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसका इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच। तो फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए सवाल आया है कई बार कि क्या मिलाया जाता है, कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड उसमें मिलाया जाता है। अस्थायी रूप से कांच को रंगीन बनाने के लिए, अब ये देखिए फोटोक्रोमेटिक, जब धूप पड़ी, फोटोक्रोमिक, तो याद रखिएगा फोटो मतलब लाइट जब पड़ी तब वो उसने कलर चेंज किया। यहाँ पे जब परमानेंट कलर एक जैसा या काला चश्मा, लाल चश्मा कई तरह के मिलते हैं, तो उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला रंग बनता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड से क्या बनता है, हल्के नीले रंग का, ठीक है। वैसे ही क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। तो ये मैच द फॉलोइंग में प्रश्न आ सकते हैं कि किस केमिकल का किस रंग के कांच बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये एनएमएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए भी। साबुन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्हें सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए वनस्पति तेल जो खाने वाला तेल है उसका इस्तेमाल होता है। अपमार्जक, अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। पाउडर आता है, कपड़ा धोने के साबुन डिटर्जेंट अपमार्जक कहलाते हैं, अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो कठोर जल के साथ भी झाग देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साबुन जो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, अपमार्जक ही देता है। यह रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। इन्हें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। दोनों का अंतर देख लीजिए, ये किससे बनाया जाता है और ये किससे बनाया जाता है। अब देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन, अब प्रश्नों को हल करें। जो देखिए अब चीज़ें, जो टर्म्स मैंने बताया वो उससे रिलेटेड सवाल हैं बच्चों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशे हैं। अब जो बनाया जाता है भाई सिंथेटिक फाइबर क्या है, नायलॉन है। ऊन देखिए जानवर से मिलता है, कपास, ये सब प्राकृतिक हैं। तो साफ सा आंसर था, लेकिन आप जानेंगे नहीं कि संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, तो उत्तर कहाँ से देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है, रेयन का एक स्रोत है। तो रेयन का जो स्रोत है वो अभी मैंने बताया, रेयन जो है लकड़ी से बनता है, ठीक है। तो कास्ट की लुगदी यानी कि जो लकड़ी वुड होता है उसका जो छिला वाला भाग होता है उससे ही रेयन बनता है। अब देखिए ये है पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। तो पॉलीकॉट जब बनता है तो उसके लिए क्या क्या मिलाया जाता है, उसके लिए बच्चों पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर ये बनाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अभी जस्ट मैंने बताया कि थर्मोसेटिंग और ये आपका एक दूसरा वाला था और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो दो तरह की मैंने प्लास्टिक बताई थी। तो इसमें पूछा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, तो अभी जस्ट हमने देखा ये है आपका मेलामाइन। 4 का ए आंसर सही है। अब ये 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इसकी तरह दिखने वाला रेयन है। रेयन किससे बनता है, अभी जस्ट हमने देखा लकड़ी के लुगदी से बनता है, ठीक है। जो लकड़ी है उसका छिल लिया जाता है उससे बनता है। फिर खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने में सबसे बड़ा उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। देखिए सभी चीज़ें अभी जस्ट हमने देखा,
ये है आपका बेकेलाइट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब नहीं हो आप विशेषकर सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, अक्रियाशील होता है, हाँ ये तो भाई सही है। भार में हल्का होता है, ये भी सही है। अधिक चलने वाला होता है, हाँ इसलिए तो इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का। विद्युत का अच्छा चालक होता है, नहीं ये गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 7 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं पूछा हूँ प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके उसी पैटर्न का है, इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं देख लूँ। अब देखिए, जो जो हमने अभी पढ़ा है उसी को हमें करना है। ध्यान दीजिएगा, रेयॉन अभी जस्ट हमने देखा, ये क्या है, यह एक कृत्रिम रेशम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका नायलॉन आ गया। इसका निर्माण जो है कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरेलिन जो है यह एक आपका पॉलिस्टर है, और एक्रिलिक इसका उपयोग ऊन, स्वेटर और शॉल बनाने में होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के सवाल बन रहे हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के प्रधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो मेलामाइन होगा, पॉलिस्टर होगा, बेकेलाइट होगा कि टेफ्लॉन होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों मेलामाइन। तो मेलामाइन का देखिए मल्टीपर्पज़ यूज आपने देखा, एक तो ये प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, टाइल्स में भी इसका इस्तेमाल अब हो रहा है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलान करना है नायलॉन। नायलॉन क्या एक तरह का रेशा है। पीवीसी और बेकेलाइट, अभी जस्ट हमने देखा बेकेलाइट किस तरह का है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो आपका तीसरा का हो जाएगा दूसरा। और पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह के प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित ये जो पदार्थों का समूह है। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसमें क्या आंसर आपका होगा। पहला ऑप्शन है नायलॉन, टेरेलिन, ऊन, कपास, पॉलीथीन, रेयॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट और एक्रिल, रेशम और ऊन। तो इसमें से कौन सा सिंथेटिक मटेरियल है, आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने में के काम आता है। आप कई बार मैं बता चुका हूँ, चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। ये है बच्चों पेट, पीटी, पेट। ठीक है, तो पेट से ही ये आपके जो बर्तन होते हैं, प्लास्टिक वाले डब्बे होते हैं, वो बनते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो कपास यानी कि कॉटन, तो कॉटन बनता किससे बच्चों, ये बनता है सेल्यूलोज से। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा हिंदी के साथ साथ। तो जब सेल्यूलोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाकर ये एक नेचुरल पॉलीमर जो है हमारा कपास है, कॉटन है, वो बनता है। ठीक है, ये बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी यूनिट होती है जब आपस में मिल के, मतलब मान लीजिए एक कोई है चीज़, अगर वो उसी तरह के चीज़ एक समूह बना लेते हैं तब जाके बहुलक या पॉलीमर बनते हैं। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित सूची में से उन वस्तुओं का चयन कीजिए जो जैव निम्नीकरण है। अभी मैंने बताया है इसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें आपका कागज है, लकड़ी है, इसके बाद आपका हो जाएगा कागज, लकड़ी, ऊनी कपड़े हो गए। ठीक है, फिर सब्जियों के छिलके हो गए। एल्युमिनियम का डब्बा जल्दी गलेगा नहीं, प्लास्टिक की थैली जल्दी गलेगी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 15 का ए सही है। तो इस तरह के देखिए कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस रहते हैं, तो आपका एकदम पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आगे के प्रश्न बच्चों मैं देखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। ठीक है, आप इसका भी क्वेश्चन नंबर 16 का भी आप मुझे मैच द फॉलोइंग करके भेजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए 3-4 सवाल मैंने दिए हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूँगा। थैंक यू बच्चों।